हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब बात कर रहे हैं बेटा अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी की। पहले ही चैप्टर होता था बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बट इसमें से नए सिलेबस के हिसाब से ये वाला पार्ट जो है इसको डिलीट कर दिया गया है। सो अभी सिर्फ हमें क्या डिस्कस करना है, हेरिडिटी पार्ट डिस्कस करना है। ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को डराता है क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसी है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है। बट मैं कहता हूँ इतना सिस्टमेटिक वे से हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों कि सबसे इजी चैप्टर ही आपको लगेगा, राइट। तो बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। आज के इस पहले सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स और टर्मिनोलॉजी की। तो हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी इन सिंपल वर्ड्स इट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब यहां पे जो सिमिलरिटीज होती हैं, जो बेसिक बॉडी प्लान होता है उसका ट्रांसमिशन बेसिकली होता है। आपने देखा होगा अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो बेसिक बॉडी प्लान सबका सेम होता है, हमारे सबके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, राइट। सो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। जबकि वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। अब बेसिक प्लान सेम होते हुए भी नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस को छोड़ के कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। देखिए इन बच्चों में भी आपको यहाँ पे वेरिएशंस दिखाई दे रही होगी, कलर की वेरिएशन, बॉडी कलर, हेयर कलर की वेरिएशंस, राइट। तो ये जो हेरिडिटी और वेरिएशन है मतलब सिमिलरिटी और डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है बच्चों उसको कहा जाता है जेनेटिक्स। याद रह जाएगा आपको। आप इसको सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की स्टडी भी कह सकते हैं क्योंकि हेरिडिटी का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर बेसिक बॉडी प्लान एंड वेरिएशन मींस डिफरेंसेस, दैट इज आल्सो नोन एज जेनेटिक्स। तो अभी तक हमने जो बात करी कि जेनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो क्या हो गया हेरिडिटी। और जो डिफरेंसेस का ट्रांसमिशन है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको हम क्या कह रहे हैं, वेरिएशन। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो नॉर्मल रूटीन से अलग चीजें होती हैं वो जल्दी नोटिस होती है। जैसे हम सबके 5 फिंगर्स होते हैं, 5 डिजिट्स होती हैं, तो कोई नॉर्मली नोटिस नहीं करता, बट जैसे किसी के 6 फिंगर्स होते हैं, 6 डिजिट्स होते हैं, वो नोटिस हो जाती है, राइट। तो जो डिफरेंसेस हैं दे कैचेस आई ऑफ द पीपल। तो जो वेरिएशन है बॉडी में दो टाइप के होते हैं, सोमेटिक वेरिएशंस एंड गैमेटिक। इनको हम जर्मिनल वेरिएशन भी कहते हैं बच्चों, दे आर आल्सो नोन एज जर्मिनल वेरिएशन। क्योंकि दो टाइप की सेल्स हैं बॉडी में, इसीलिए दो टाइप के भी वेरिएशन हो जाएंगे। कि बॉडी की जो सेल्स हैं जो नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उनको कहते हैं सोमेटिक सेल्स कहते हैं। तो सोमेटिक सेल्स में अगर वेरिएशंस आएंगे, सोमेटिक सेल्स में अगर डिफरेंसेस आएंगे, चेंजेस आएंगे, तो उनको क्या कहेंगे हम, सोमेटिक वेरिएशन। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के जो चेंजेस हैं, गैमेट फॉर्मिंग सेल्स के जो चेंजेस हैं, उनमें जो वेरिएशन आएंगे वो क्या कहलाएंगे, जर्मिनल वेरिएशन। और जो जर्म सेल्स के जो चेंजेस हैं, वेरिएशन है, दे आर ओनली इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कौन से आ जाएंगे, जर्मिनल वेरिएशन, इसलिए इनको इनहेरिटेड ट्रेट भी कहा जाता है। लेकिन ना तो ये ट्रांसमिट होंगे अगर वो सोमेटिक हैं, ना वो ट्रांसमिट होंगे, ना वो इनहेरिट होंगे, इसलिए उनको कह देते हैं एक्वायर्ड, कि अपनी लाइफ टाइम तक ही ऑर्गेनिज्म रखेगा उसको, ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद वो खत्म हो जाएंगे। आपने देखा होगा स्पेशली इंडियन ट्रेडिशन में फीमेल्स और इवन मेल्स भी पिन्ना जो कान होता है उसको बोरिंग करते हैं, उसको छेदते हैं, राइट। टेल में अगर कट कर दी जाए डॉग की टेल को, चाहे हम 20 जनरेशन तक कट कर दें, तो 21 जनरेशन में ऐसा नहीं कि हमें टेल लेस डॉग्स मिलेंगे, क्योंकि वो सोमेटिक सेल में चेंज है, उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ तक ही रहेगा। लेकिन जो हाइट है, स्किन कलर है, हमारी बॉडी का आई कलर है, ये सारे के सारे ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और इसलिए दिखाई देते हैं, राइट। व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन। और जब वेरिएशन एक्युमुलेट हो जाते हैं बच्चों तो उसका क्या इंपैक्ट होता है, देखिए
एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, राइट, एंड आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन इट प्रोड्यूसेस टू ऑर्गेनिजम्स। तो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो एक डिफरेंस आ गया, है ना, ये वाला जो कैरेक्टर था ये डिफर कर गया पेरेंट जनरेशन से, और दूसरे ऑफस्प्रिंग में ये डिफरेंस आ गया, तो फर्स्ट जनरेशन में डिफरेंस हुआ, स्लाइड चेंज है, माइनर वेरिएशन है। अगेन ये फर्स्ट जनरेशन के ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे भी एक चेंज आता है, दैट इज सेकेंड जनरेशन। समझना बच्चों, बिल्कुल बेसिक सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो जनरेशन के बाद ही आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म था और ये जो सेकंड जनरेशन का ऑफस्प्रिंग है इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस, मतलब बिल्कुल अलग ये दिख रहा है, इसे टोटली डिफरेंट है। तो जब इस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर जनरेशन जब ये वेरिएशन इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, न्यू कैरेक्टर। और जब बहुत सारे न्यू कैरेक्टर इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नई स्पीशीज बन जाएगी। एंड प्रोसेस ऑफ स्पीशीज फॉर्मेशन इज नोन एज स्पेसिएशन। और स्पेसिएशन से ही होता है बच्चों इवोल्यूशन, जो पार्ट अभी डिलीट हो गया आपके सिलेबस से। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, राइट। अभी क्यों होता है, व्हाई इट अकर्स, सोचिए, तब तक मैं आपको बताता हूं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म से वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस और ये कैसे होते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन होता है जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, उस टाइम पे ये अपीयर होते हैं। अब जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें बहुत कम वेरिएशन आपको दिखाई देंगे, राइट। क्यों, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है दे आर कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, दे आर कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट। अमीबा का आप एग्जांपल लो, अमीबा सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, हाइड्रा सारे एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन जब बात होती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स की तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब यहां पे आपको बात करनी पड़ेगी इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग की, कि जो 99.9% जो डीएनए है वो सारे ह्यूमंस में सेम है। 0.1% का जो डिफरेंस है इट कंट्रीब्यूट लो, और उसी की वजह से कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, क्योंकि 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। आगे बताऊंगा इसके बारे में। आप अभी इतना याद रखिए कि 99.9% जो डीएनए है वो सेम है, लेकिन जो 0.1 का डिफरेंस है वो क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग, एरर इन डीएनए कॉपिंग। तो उस एरर की वजह से क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, जो अभी मैंने आपसे पूछा था। और वेरिएशन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरिएशन किस किस रीजन से हो सकते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स में, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो सकते हैं, वो म्यूटेशंस की वजह से हो सकते हैं, वो क्रोमोसोम के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो सकते हैं। एंड वेरिएशंस लीड्स टू स्पेसिएशन एंड अल्टीमेटली इवोल्यूशन। तो जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे वेरिएशन रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो वो नई कैरेक्टर्स, नई स्पीशीज के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो इससे हमें पता चल गया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो भाई सीधी सी बात है कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को ये अलग अलग एडवांटेज देते हैं। अगर बहुत सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है कोई, वो हर टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है। आप सरप्राइज होंगे कि बैक्टीरिया आर वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुए थे अर्थ पे और आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। तो या तो उनका बेसिक बॉडी प्लान ऐसा है या वो अपने आप को इतना सक्सेसफुली अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग तरह से एडवांटेज है, लेकिन दूसरी स्पीशीज में ये सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा देता है चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में। और कुछ केसेस में सर्वाइवल के चांस नहीं बढ़ाता लेकिन डिफरेंस दिखाई देता है। आप ये चेक करना, आप अपनी क्लास में चेक करना, आप अपने घर में चेक करना, ये वाला जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री एंड फ्यूज्ड या अटैच्ड ईयर लोब्स। कुछ लोगों की जो पिन्ना है, पिन्ना वाला पार्ट है, नीचे की जो लोब है ईयर की, वो स्किन के साथ नीचे की तरफ अटैच नहीं होती, लेकिन बहुत सारा में ये अटैच होती है। तो इट इज ऑल्सो अ वेरिएशन।
तो वेरिएशन का सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि इंपॉर्टेंस ये है कि ये ऑर्गेनिज्म को सक्सेसफुली सरवाइव करने में हेल्प करती है, अडेप्टेशन प्रोवाइड करती है। और ये वेरिएशन आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि देखिए फादर की आईज कैसी हैं, ब्लू कलर की आईज हैं, ब्लू कलर्ड आईज, राइट। फादर का नोज कैसा है, बिग नोज। मदर के जो आईब्रोज हैं वो बुशी हैं, हैवी हैं। अब बच्चे में फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर आ सकते हैं। देखिए आईज इसकी ब्लू है, नोज इसकी बिग है, लेकिन मदर का कैरेक्टर भी है इसमें बुशी, आईब्रोज भी है। तो इसका मतलब कैरेक्टर्स की मिक्सिंग होती है और जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, जो अपना इफेक्ट दिखाएगा सक्सेसफुली, वो नेक्स्ट जनरेशन में आपको दिखाई दे जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आई कलर, बट स्किन कलर का आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, अब उस टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए आपको बेसिकली पता है कि कोई भी एक सेल होती है, दिस सेल है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब सेल डिवाइड करती है, जब सेल का डिवीजन होता है, तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर जो थ्रेड लाइक होते हैं वो रोड शेप क्रोमोसोम बन जाते हैं। और इस क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं, जहां पे डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए नई चीजें। तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कि न्यूक्लियस में इस तरह से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। और ये क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीजन के टाइम पर कंडेंस हो जाता है एंड इट चेंजेस इनटू रोड शेप स्ट्रक्चर विच आर नोन एज क्रोमोसोम। एवरी ऑर्गेनिज्म है फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब आप में से कितनों को पता है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें से 22 पेयर्स जो बॉडी की ग्रोथ, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो लास्ट पेयर है विच इज XX इन फीमेल एंड XY इन मेल, दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, राइट। तो क्रोमोसोम क्लियर हो गया। अब डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इस क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करना। क्या इंफॉर्मेशन कैरी करना, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सब्सटेंस जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होता है उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सेल में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम में क्या है डीएनए है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। इस तरह से लैडर, या लैडर नहीं बल्कि रोप को आप वाइंड करते हैं, उस तरह की स्ट्रक्चर होती है ना, यहाँ पे दिख रही है आपको। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि सेल है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए कंटेन जीन। तो जीन इज डीएनए सेगमेंट, जीन आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जो हमारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, जैसे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। अब ये जीन जो है ये पेयर्स में मिलते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। अब देखिए अगर दो एक, ये याद रखिए कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में मिलते हैं। अब इस क्रोमोसोम पे अगर जीन दोनों सेम है, ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। और अगर ये है अलग अलग तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब सेम,
हेट्रोजाइगस का मतलब अलग अलग। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। होमो का मतलब सेम ही होता है ना, सेम। तो दोनों के दोनों अलील भी अगर सेम है तो वो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। कि कैपिटल है, स्मॉल है, तो ये होमोजाइगस अलील हो गए। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, जीन या तो ए के फॉर्म में प्रेजेंट है या स्मॉल ए के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, होमोजाइगस। लेकिन एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, तो क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। क्लियर। तो ए या ए ये दोनों कैसे होंगे, होमोजाइगस, लेकिन ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस। बात समझ में आ गई। तो जीन क्या है, जीन क्या है बच्चों, जीन है डीएनए का सेगमेंट, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, which carry which transmit characters from one generation to next generation। लेकिन एलील क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, कि एक जीन में का एक एलील ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील्स। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया जीन और एलील का। अब ये होमोजाइगस होंगे तो एलील कैसे होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, ये होगा, ये भी हो सकता है, ये होगा और ये भी हो सकता है। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे। राइट। अब हम बात कर रहे थे कि कैरेक्टर जब जाते हैं तो जो पेरेंट का, मदर का या फादर का जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है वो नई जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में अपना इफेक्ट दिखाता है। तो डोमिनेंट क्या होता है कि ऐसा अलील, डोमिनेंट अलील भी होता है, डोमिनेंट जीन भी होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर भी होता है। तो ऐसा कैरेक्टर, जीन या अलील जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखा दे वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। और जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाए और होमोजाइगस में भी ऐसी कंडीशन में रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव अलील। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या थी और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या थी, इसमें अगर अपना इफेक्ट दिखाता है तो डोमिनेंट, और अगर इस कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाता है तो रिसेसिव। तो डोमिनेंट का मतलब आप ये समझ सकते हो कि भाई कोई भी कंडीशन हो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, और रिसेसिव क्या है, जब वो डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट नहीं है तो अपना इफेक्ट दिखाएगा। कि आप इस तरह से मान लीजिए कि एक रेसलर है, वो उसका ओपोनेंट कोई भी हो वो हर जगह जीता है, लेकिन एक दूसरा रेसलर है वो उसकी प्रेजेंस में तो नहीं जीत रहा, लेकिन जब वो नहीं होगा तो फिर वही जीतेगा, तो क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव। अच्छा, एक होता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जहां पे दो कॉपी प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगा, डिप्लॉइड। इसको 2n से लिखते हैं कि हर क्रोमोसोम की दो कॉपी है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, डिप्लॉइड। तो जो जाइगोट होता है वो हमेशा डिप्लॉइड होगा। सोमेटिक सेल जो है हमेशा बॉडी की वो कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी। लेकिन अगर सिंगल कॉपी है क्रोमोसोम की तो वो क्या कहलाएगी, हैप्लॉइड और एन। तो जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे, चाहे वो स्पर्म है चाहे वो एग सेल है। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड, टू कॉपी ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड। क्लियर टू एवरीवन। अब ट्रेट भी दो टाइप के होते हैं, हमने शुरू में बात करी थी। तो ट्रेट्स क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो दिखाई देती हैं, विजिबल हैं, कि भाई लंबा है, मोटा है, काला है, गोरा है, वो क्या कहलाएगा, ट्रेट। तो दो तरह के ट्रेट होते हैं, एक्वायर्ड जो अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हैं, जो लाइफ टाइम में सीखते हैं, आपने साइकिलिंग सीखी, आपने सिंगिंग सीखी, आपने गेम सीखा, है ना, आपने अपनी कोई भी स्किल डेवलप की, वो आपकी लाइफ के साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि वो सोमेटिक सेल का चेंजेस है। तो द ट्रेट विच आर डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ टाइम वो है एक्वायर्ड। लेकिन जो ट्रांसमिट होके आते हैं वो बाय बर्थ जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, ये बाय बर्थ होते हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे सर बाल तो बाद में सफेद हो जाते थे, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। अब ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, मतलब सोमेटिक सेल्स के चेंजेस होते हैं,
और ये डीएनए में चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में चेंजेस होते हैं। तो जो एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं वो पास नहीं होते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अगर ऐसा होता तो पहलवान का बेटा हमेशा पहलवान होता, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर होता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। लेकिन स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर ये मोस्टली सेम होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग से। तो एक्वायर्ड ट्रेड जो सिंगिंग, डांसिंग, स्किल्स जो भी आ गए, स्किल्स जो लाइफ टाइम में डेवलप हुए इंडिविजुअल की, वो क्या हो गए एक्वायर्ड। और जो बाय बर्थ प्रेजेंट हैं वो क्या हो गए इनहेरिटेड ट्रेड। बहुत सारे एग्जांपल है इनहेरिटेड ट्रेड के, देखिए बहुत सारे बच्चों में ये विडो पीक होता है, रोलिंग ऑफ टंग, बहुत सारे बच्चे अपनी टंग को रोल कर सकते हैं राइट। फ्री और फ्यूज ईयर लोब का मैंने बताया आपको। फ्रंट टीथ में बहुत सारे बच्चों में गैप होता है। तो ये सारे क्या है इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं। हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर, स्किन कलर। अब दूसरे फीचर्स की अगर हम बात करें, जीनोटाइप और फिनोटाइप, जेनेटिक मेकअप कि जीन्स की फॉर्म में वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो क्या कहलाएगा जीनोटाइप। जबकि फिनोटाइप क्या है, फिजिकल और आउटर अपीयरेंस के देखने में वो कैसा लग रहा है। अब मैं कहूं कि एक प्लांट है वो टॉल है, या प्लांट में व्हाइट फ्लावर्स हैं, तो वो क्या हो गया उसका फिनोटाइप। लेकिन जब उसको इंटरनली स्टडी करेंगे, उसके जीन्स को जब देखेंगे, तो क्या कहलाएगा उसका जीनोटाइप। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स जीनोटाइप। जबकि ऑब्जर्वेबल फिजिकल और आउटर अपीयरेंस, फिजिकल आउटर अपीयरेंस जो है वो क्या कहलाएगा उसका फिनोटाइप। अब ये जीन्स कैपिटल टी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ये जीन्स है, तो ये इसका जीनोटाइप हो गया। लेकिन फ्लावर का कलर कि भाई पर्पल है, व्हाइट है, वो बाहर से दिखाई दे रहा है, तो वो उसका फिनोटाइप है। इसी तरह दूसरे फॉर्म में आप देखिए जीनोटाइप मतलब वो कोडेड इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की, जिसकी वजह से उसकी आउटर अपीयरेंस दिखाई देगी, फिजिकल अपीयरेंस दिखाई देगी। ब्लू आई कलर एंड ब्राउन आई कलर दिख रहा है साहब। जिसके जीन्स क्या होंगे उसका जीनोटाइप क्या होगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है या डोमिनेंट कंडीशन में है तो ब्राउन आई कलर होगा, लेकिन रिसेसिव कंडीशन में ब्लू आई कलर होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कुछ नए हैं बेटा आपके लिए, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि चैप्टर में आगे वर्ड्स बार बार आएंगे जब हम मेंडलिज्म पढ़ेंगे। अब देखिए होमोजाइगस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों के दोनों एलील एक जीन के अगर सेम होते हैं तो वो क्या कहलाता है होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी, या कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों हो गए होमोजाइगस। और मिक्सिंग हो दोनों अलग अलग हो तो क्या कहलाएगा हेट्रोजाइगस। देखिए इस तरह से आप समझिए, मान लीजिए एक प्लांट है, टॉलनेस को हम कैपिटल टी से दिखा रहे हैं और ड्वार्फ को स्मॉल टी से दिखा रहे हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन जब होगी तो दोनों तरफ से एक एक आएगा। तो F1 जनरेशन में सारे कैसे होंगे टॉल, लेकिन दोनों कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो क्या हो गया ये हेट्रोजाइगस टॉल। ये वाली कंडीशन होगी हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या फर्क है। होमोजाइगस ये है कि आइडेंटिकल एलील्स हैं जीन के होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। ये क्रोमोसोम क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयर्स में मिलते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी होमोजाइगस। लेकिन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हेट्रोजाइगस क्या होगा कि जो जीन और प्रेजेंट है लोकस पे उसके एलील अलग अलग हों तो क्या कहलाएगा हेट्रोजाइगस। ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स है बट जीन्स आर डिफरेंट, एलील्स आर सॉरी डिफरेंट। कि होमोजाइगस डोमिनेंट अभी बताया मैंने कैपिटल टी या स्मॉल टी, लेकिन जब जो दोनों के गैमेट्स कंबाइन होके और F1 जनरेशन बनेगी वो कैसी होगी हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है कि भाई टर्मिनोलॉजी में कहीं पे भी कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा हो। व्हाट इज जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के स्टडी को हम क्या कहते हैं जेनेटिक्स।
टर्मिनोलॉजी हमने सारी डिस्कस कर ली। अब हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल is known as father of genetics, right? तो अब हम बात करेंगे मेंडलिज्म की कि किस तरह से मेंडल ने काम किया, कौन से प्लांट पे काम किया, क्या मेंडल का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा। तो अब हम उसी की बात करेंगे बच्चों।